अध्यक्ष थे तब शुरू किया था और पद्मनाभ जी के जब गवर्नर बने उसके बाद जनता कल्याण केंद्र की जिम्मेदारी मेरे पास है। उन्होंने सोचा कि ये जो 17 साल मालेगांव लास्ट की पुरानी केस है और हमारे सबके दृष्टि से ये दिन भी बहुत बड़ा है, तो इसका जो एक केस का क्योंकि आपने देखा कि फेक नरेटिव चला उस समय की जो सरकार थी कि हिंदू आतंकवादी है, इसका मुझे लगता है पहली बार ठीक तरह से एक जजमेंट के बाद उत्तर आया कि हिंदू आतंकवादी नहीं है, हिंदू लिबरल है, हिंदू डेमोक्रेटिक है, लोकशाहीवादी है और जो 5000 साल की अपनी पुरानी संस्कृति है उसमें विश्वास करता है। और आज इसलिए जनता कल्याण केंद्र और वर्सोवा वेलफेयर एजुकेशन ट्रस्ट जो मेरे साथ बैठे राजन चाडो जी यहाँ के हरिन ट्रस्ट है, हम लोगों ने विचार करके सोचा कि ये कार्यक्रम करें और इस कार्यक्रम के लिए जो एक तो अपने पॉपुलर एमएलए है अमित साडम जी, मुझे लगता है आप सब उनको जानते हैं, तीसरी चुनाव जीते हैं और उसके बाद कभी उनसे बात कर रहा था 24/7 यदि कोई मुंबई शहर में अवेलेबल है तो अमित जी है, और जहां से वो चुनाव जीते हैं उसका भी एक बड़ा महत्व है कि कुछ अमित जी का इसमें रहना और उन्हें मार्गदर्शन करना और दूसरे हम सब जिनको जानते हैं ऐसे गंगा जी पुत्र जो प्रदेश के पूर्ण समय कार्यकर्ता थे, हम अनेक लोगों ने उनसे मार्गदर्शन लिया है और इस केस की दृष्टि से भी रघुनाथ जी ने जिस प्रकार से उनको सहायता किया है, उनको ये किया है, उसकी भी जानकारी सबको हो। तो हमने सोचा सिंपल है, पहले इन सरकार करते हैं तो मैं राजन चाडो का अपने अनेक दृष्टि को विनती करता हूँ तो पहले जयप्रकाश जी का सत्कार और उनके साथ अभी शाह और बुके से ममता जी को
जो अपने ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी है, भारत का सत्कार एक्स काउंसिलर सुधा सिंह जी और मैनेजिंग ट्रस्टी कुछ और मित्रों, मालेगांव पास केस में जयपाल जी को सीनियर लॉयर की जरूरत हुई, उनका नाम है संकेत जी, उसका सत्कार मैं प्रोफेसर रंजीत सिंह को विनती करता हूँ। मित्रों, इसके बाद मैं रघुनाथ जी को विनती करता हूँ, क्योंकि खास करके अपने संगठन की ओर से, और मुझे ये भी पता है जब रत्ना जी ठाकुर नानावटी में एडमिट होती थी उस समय बहुत से लोगों ने जो मदद की, उसमें रघुनाथ जी है, अमित शाह जी है, तो मैं रघुनाथ जी को विनती करता हूँ तो अपने दो शब्द आप चिंता मत करो, जो भगवान है उसकी कोई आवाज दबा नहीं सकता। वर्षों वेलफेयर स्कूल तथा जनता कल्याण केंद्र की ओर से इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सबके लाडले विधायक, मैं लाडले इसलिए कहता हूँ कि बहुत साल से मैं अमित जी कहूँगा, अमित को जानता हूँ, अमित जी को जब से कुछ नहीं एक युवा अवस्था से आते आते विद्यार्थी की अवस्था जिसकी समाप्त की और जिसको एक अच्छे शिक्षा की दृष्टि से उनका नाम लिया जाता था, उस समय भारतीय जनता पार्टी में MBA फाइनेंस, और विशेष करके मुझे ये आनंद है कि मेरी तबीयत आज क्यों अच्छी है, मैं आयु नहीं बताऊंगा, चिंता मत करो। इसलिए अच्छी है कि अमित जी मुझे घर में सुदर्शन क्रिया सिखाने के लिए आते थे। इसके पश्चात अमित जी नगर सेवक बने, दोबारा बने, फिर आप तीसरी बार विधायक बने, और विशेष करके मात्र विधायक का काम करता ऐसा नहीं है। मुंबई में जो मिला कि हमारी विचारधारा का विस्तार हो, इसके दृष्टि से आप मुंबई भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री भी है। वैसे अचानक वो महामंत्री नहीं बने, पहले वार्ड में काम किया, फिर युवा मोर्चा में किया, फिर पार्टी में किया, अभी वर्तमान में मुंबई भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऐसे हमारे इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि माननीय अमित साटम जी, हम जिनको
आदर से जेपी कहते हैं, क्यों बराबर है जेपी? जेपी तो हम बहुत सालों से उनको बोलते हैं, वो बहुत पुराने हमारे मित्र है, अधिकारी है, पदाधिकारी है, एडवोकेट जयप्रकाश मिश्रा। मुझे बहुत ही गर्व है कि हम राजनीतिक दल का काम करते करते कभी कभी आंदोलन करना पड़ता है, कभी रास्ता रोकना पड़ता है, कभी किसी को घेराव करना पड़ता है, और उस समय 2-3-4 वकील हमको याद में आते थे जो हमको पुलिस स्टेशन में छुड़ाने के लिए आते थे। उसमें से जयप्रकाश मिश्रा जी। तो इतना ही पता था कि जयप्रकाश मिश्रा चलो भाई हम कहीं अरेस्ट हो गए तो जयप्रकाश जी को फोन करो, जेपी यार पुलिस ने अरेस्ट किया मलाड पुलिस स्टेशन पे, तो जेपी भागते भागते आते थे, हमारा जाने नहीं सब कर रहा। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि जिस देश विरोधी ताकतों ने ये प्रयास किया था कि इस देश में भी हिंदू आतंकवादी हो सकता है, इस प्रकार का जिन्होंने प्रयास करने की कोशिश की, उस प्रयास को पूरी तरह से जिन्होंने नाकाम किया और लगभग उस समय के 7 लोगों को निर्दोष ठहराया और जिन्होंने एक केस की, और मालेगांव ग्रामवास केस इतने महत्वपूर्ण केस थे, और इस केस में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? इस केस में सबसे बड़ा योगदान रहा एडवोकेट जयप्रकाश मिश्रा। मैं देखता था लगभग 15-20 साल से मैं कहीं पे प्रदेश कार्यालय में बैठा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सारे जयप्रकाश जी कहाँ बोर्ड से हाईकोर्ट में आते थे, प्रैक्टिस तो हाईकोर्ट में करते थे, लेकिन इस केस के लिए जयप्रकाश जी ने इतना बड़ा योगदान दिया है, आप कल्पना नहीं कर सकते। अरे आप ये सोचो कि आजकल में हमने कहीं ना कहीं तो न्यूज सुनी है, न्यूज देखी है, खबरें देखी है, और बंगाल में यदि बंगाल आइस पर दिखाने के लिए बंदी आ रही है, तो आप ये सोचो कि उस समय की परिस्थिति क्या होगी। और ऐसे स्थिति में जयप्रकाश जी ने ये केस ली, लगभग लगातार मेहनत करते रहे, खामखा निर्दोष लोगों को पकड़ा गया था, जिसको कहते हैं कि चार्ज फ्रेम करना, झूठ मूठ जिस प्रकार से उस केस में डाला गया था, पता नहीं किसकी मोटरसाइकिल थी, वो कहां पे रहा था, ये भी आरोप लगाया गया कि अध्यक्ष घर में गया वगैरह वगैरह। ऐसे मामले में जिस वकील ने लगातार सालों साल मेहनत की, उसमें से हमारे एक प्रमुख वकील है जेपी मिश्रा, जयप्रकाश मिश्रा। उन्होंने कार्यक्रम की सारी व्यवस्था की, कार्यक्रम का आयोजन किया। ऐसे हमारे बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता अरुण देव जी, इस संस्था के बच्चे हमारे जयप्रकाश मिश्रा के सहयोगी एडवोकेट संकेत ये है कि भगवान कभी आतंकवादी नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि कुल मिला के तय करके 2009 के लोकसभा चुनाव में जो मालेगांव कामदस्त का केस का कहीं न कहीं तो निचोड़ निकाल के कांग्रेस से कहना चाहती थी कि इस देश का हिंदू भी आतंकवादी हो सकता है, लेकिन हम सब जानते हैं हिंदू या भगवा कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। आपने उस समय सुना होगा जयपुर में उस समय कांग्रेस ने एक अधिवेशन किया, उस अधिवेशन में
सारे कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता आए थे और उस अधिवेशन में पहला किसी ने उल्लेख किया था चिदम्बरम जी थे, सुशील कुमार जी थे, सोनिया जी थी, दिग्विजय थे। उस समय उन्होंने उस अधिवेशन में उल्लेख किया था कि भगवान उसके पीछे भी कुछ न कुछ तो कहानी है। जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं वो देश के लिए लड़ना चाहते हैं, जानबूझ के उनको आतंकवादी ठहराने की कोशिश करना तो उस समय के कांग्रेस की रणनीति थी। और मैं जब देश में कभी कभी चुनाव के लिए होता तो राजस्थान में चुनाव के लिए जाता हूँ तो वहां पे मुझे कहानी सुनने के लिए मिली कि वहां पे एक युवा जेल में बंद था। जेपी जी आपको पता होगा, तो जेल में कांग्रेस के उस समय के एक वरिष्ठ नेता गए, नाम नहीं लेना चाहता हूं, और उस युवा को उन्होंने परेशान करने की कोशिश की कि भाई तुम किसी भी हालत में जेल में तो ये आपको बता दे कि मुझे ये इसलिए करने के लिए या हिंदू आतंकवाद है। लेकिन वो युवा इतना राष्ट्रवादी विचार रखता था, उसने आखिर तक कहा आप मुझे कुछ भी दे दो, ये नहीं कहूंगा। इसको कहते हैं राष्ट्रवादी ताकत। और जयपुर के अधिवेशन से ये विषय निकला, भगवा आतंकवाद या हिंदू आतंकवाद हम जानते हैं। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं तो इस देश में जो प्रखर राष्ट्रभक्त है, जो राष्ट्रवादी विचारधारा लेके चलते हैं, जानबूझ के उनको झूठ मूठ के देश में फंसाना और पूरे देश में एक नैरेटिव सेट करना कि भगवा भी आतंकवाद हो सकता है, हिंदू भी आतंकवादी हो सकता है, ये करने की कोशिश की। लेकिन कोशिश को किसने नाकाम किया? एक कोशिश को जयप्रकाश मिश्रा जी ने नाकाम किया। मुझे कभी कभी ये लगता है मिश्रा जी कि आपने वो 7 लोगों को तो निर्दोष छोड़ा, उसमें से जरा एक भी अटक जाता ना, ये ढिंडोरा पीटते देखो, एक को पनिशमेंट हो गए, एक को शिक्षा हो गई है, ये भगवा आतंकवादी हो सकता है। आपका आभार इसलिए के साथ आपने निर्दोष छोड़ा दिए, इसमें बहुत कभी कभी तो अमित जी अरुण जी मैं ये विचार करता हूँ, यदि 2009 के बाद 26/11 हुआ, अच्छा नाम के साथ जिंदा रहा। इसके कारण पता चला कि पाकिस्तान ने षड्यंत्र रचा था, कसाब में मारा जाता तो पता नहीं क्या होता। यदि कसाब उस समय मारा जाता तो ये लोग ये भी कहते मालेगांव लाश के बाद 26/11 इन्होंने किया, संघ ने किया, ये खुद भी बोल सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बंगाल फाइल्स की बात क्यों बताई? ये कांग्रेस वाले या ये जो विरोधी ताकतें चाहती नहीं कि देश का इतिहास सामने आ जाए, सही इतिहास सामने आ जाए, सच्चा इतिहास सामने आ जाए, ये नहीं चाहते। हमको पता है कि कश्मीर फाइल को भी विरोध हुआ था, केरला फाइल को भी विरोध हुआ था, इसलिए कसाब जिंदा रहा, केस चली, लोगों को पता चला कि 26/11 किसने किया। इसलिए मालेगांव रामदास की एक विशेषता ये है कि हमारी बहन साध्वी जी, कुछ मिलिट्री के लोग, कुछ राष्ट्रवादी विचारधारा के कार्यकर्ता जो जानबूझ के फंसाए गए थे। और आप ये सोचो कि कितने अन्याय अत्याचार उन्होंने जेल में सहे हुए, कहानी तो अनगिनत है। कभी जेपी जी प्रदेश कार्य में आते तो बातचीत होती थी हमारी, मन ऐसा विषण हो जाता था कि जो सत्ता में बैठी सरकार है वो सरकार भी इस प्रकार से काम कर सकती है। इसलिए आज अरुण देव जी ने एक कार्यक्रम रखा, विशेष करके जयप्रकाश मिश्रा का भी सम्मान रखा,
और जिन्होंने ये केस लड़ी बाकायदा 17 साल, आज मैं जेपी जी आपको ये नहीं कहूंगा कि आप बहुत अयोग्य हो गए, लेकिन 17 साल मैंने सोचो आज जयप्रकाश जी जो मतलब बात कर प्रयास कर रहे हैं, यानी उसमें से हम 17 साल निकाल देंगे तो इसको कहते हैं कि भाई जब जयप्रकाश मिश्रा की हाईकोर्ट की वकालत इतनी अच्छी चल रही थी, इतने लोग इनके पास अलग अलग प्रकार की केस लेके आते थे, और यदि हम सोचते हैं तो जयप्रकाश जी बहुत सारा पैसा कमा सकते थे, लेकिन 17 साल जयप्रकाश जी ने सोचा कि कोई इस देश का विरोधी ताकत है या षड्यंत्रकारी ताकत है, हिंदू को या भगवा को आतंकवादी ठहराती है, तो मुझसे सहन नहीं होगा, मुझसे इस केस से एक पैसा भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये बता के रहूंगा कि भगवा या हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता है। इसमें जयप्रकाश जी ने लगभग 17 साल लगातार आपने मेहनत की। जब अरुण जोड़ी ने मुझे कहा कि जयप्रकाश मिश्रा जी आने वाले, आपको इस कार्यक्रम में आना, मैंने कहा तुरंत आ जाए, कोई चिंता नहीं। जयप्रकाश जी और हम लगभग पिछले 30-35 साल से साथ में काम इतना है। जयप्रकाश जी खाली वकील ही नहीं है, कभी कभी देश की अर्थव्यवस्था, मुंबई की या उत्तर मुंबई की अर्थव्यवस्था जब चटमटा जाती है, जयप्रकाश जी वहां पे जनसेवा नाम की अपनी बैंक है, उस बैंक के चेयरमैन भी है, और वो बैंक लगभग बंद होने के कारण में थी, लेकिन जयप्रकाश मिश्रा जब चेयरमैन बने तो मिश्रा जी ने सारे बैंक का कारोबार अपने हाथ लिया, जनसेवा बैंक का। हम यहाँ पे देखते हैं जेपी रोड पे जब नवोदय से आगे आते हैं तो वहां पे जनसेवा के कर्मचारी, उस बैंक को भी जयप्रकाश जी ने आज लगभग अच्छी अवस्था में लिया है। तो आप सभी से मेरा ये कहना है, जयप्रकाश जी की जो बात सुनेंगे, अमित जी भी आपने विचार रखेंगे, लेकिन इस देश में आज भी हम देख रहे हैं, ज्यादा राज्यों की बात नहीं करूंगा, आज आपने इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, लगातार झूठे नैरेटिव सेट करना। तो हम सबका ये कर्तव्य है कि ऐसे झूठे नैरेटिव के विरोध में हम सब यदि साथ में आएंगे, हम मिलकर साधना करेंगे, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आने वाले कुछ साल में निश्चित रूप से आपका हिंदुस्तान, हमारा भारत देश जरूर विश्व गुरु बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के जो प्रमुख वक्ता है, जैसे एडवोकेट जेपी मिश्रा जी, जनता कल्याण केंद्र के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के आयोजक, कोई शहर के पूर्व उप महापौर देव जी, वर्सोवा वेलफेयर स्कूल के मैनेजिंग ट्रस्टी राजन चंडोर जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रघुनाथ कुलकर्णी जी, जेपी मिश्रा जी के साथ जिन्होंने इस केस में काम किया, ऐसे एडवोकेट संकेत कोलावटे जी, और यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी नागरिक। वैसे तो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एडवोकेट जेपी मिश्रा जी, हम सब लोग को सुनने के लिए आए हुए, लेकिन फिर भी अरुण जी ने मुझे और रघुनाथ जी को अपना वक्तव्य रखने के लिए कहा है। मैं ज्यादा वक्तव्य नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं स्पीकर को मैं और शर्ट करूं, और इसीलिए जो टेक्निकल डिटेल्स जो है इस केस के, वो सारे टेक्निकल डिटेल्स और जो सच जो है वो सच वो जनता के सामने इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आना चाहिए। इस भावना से जनता कल्याण केंद्र ने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस केस के बारे में वक्तव्य रखते समय रघुनाथ जी ने
कुछ शब्दों का उपयोग किया, जिन शब्दों का उपयोग उस समय पर हुआ था। यूपीए की सरकार थी और यूपीए की सरकार के दरमियान यहां पर कांग्रेस और राष्ट्रवादी की आघाड़ी की सरकार थी और आने वाले समय में चुनावों को ध्यान में रखते हुए और अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने के लिए, वोट का पोलराइजेशन करने के लिए कुछ शब्द जो है वो उस समय पर कॉइन किए गए, जैसे कि हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, सैफरन टेरर। इस प्रकार का एक फेक नैरेटिव समाज में फैलाने के उद्देश्य से इस केस को भी फैब्रिकेट किया गया था या क्रिएट किया गया था, ताकि आने वाले समय में जब भी 1992 में बम ब्लास्ट हुए, मुंबई शहर में बीएसटी में बम ब्लास्ट हुए, मुंबई शहर में ट्रेन में बम ब्लास्ट हुए, 2008 में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला मुंबई शहर के ऊपर हुआ, और इन सारे हमलों में कौन इसमें इन्वॉल्व थे ये मुंबई शहर ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा विश्व जानता है। और इसको पीछे रखने के लिए और एक नया सच जैसे कि हम समाज के सामने, विश्व के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, इस प्रकार के उद्देश्य से इन शब्दों को कॉइन किया गया था। और जब तक इस केस का निकाल नहीं लगा या इस केस का वर्डिक्ट बाहर नहीं आया, तब तक इन शब्दों का जो उपयोग है वो सामने वाले लोग कर रहे हैं। और जेपी जी, आपने ये केस लड़कर इन 7 लोगों को बाइज्जत बरी करवाकर आपने पूरे विश्व में एक संदेश देने का काम किया, हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में संदेश देने का काम किया है। और इस प्रकार के झूठ और फेक नैरेटिव को ध्वस्त करने का काम आपने किया। इसके लिए मैं तमाम जनता की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि ये सारी कोशिशें जो अपने काम के आधार पर, अपने किए हुए विकास, उन्नति और प्रगति के आधार पर वोट नहीं मांग सकते, वो इस प्रकार के झूठ समाज में फैलाकर चुनाव को जीतने की कोशिश करते। और ये यहां पर रुकता नहीं है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में भी इस प्रकार के फेक नैरेटिव को फैलाने की कोशिश जो है वो कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने संविधान को लेकर वो उस समय पर भी की थी। अगला आपका व्याख्यान अरुण जी किस विषय पर होना चाहिए, उसमें भी मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहता हूं इस विषय को लेकर। एक रिपोर्ट बाहर आई 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद, फॉरेन इंटरफेरेंस इन इंडियन इलेक्शन, एक बहुत ही विस्तृत इस प्रकार की वो रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में भारत के लोकसभा के चुनावों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, झूठ फैलाने के लिए जो शुरुआत वो 2021 में हुई थी और फ्रांस में हुई थी। फ्रांस के एक ऑथर ने एक लेख वहां के एक जर्नल में लिखा था, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, कास्ट सिस्टम, डेमोक्रेसी के ऊपर आधार, इस प्रकार का एक लेख उन्होंने 2021 में फ्रांस में लिखा था एक जर्नल में। और वहां से चलते 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 उसका जो कंक्लूजन है वो अप्रैल के 2024 के अप्रैल के महीने में संविधान भारत में खतरे में है, वहां तक वो आया। मैं चाहूंगा अरुण जी कि आपका अगला व्याख्यान इस विषय के ऊपर हो, ताकि ये भी सच जो है वो समाज के सामने, जनता के सामने उजागर होना चाहिए। और ये जो झूठ जो ये लोग फैलाते हैं, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये कोई मालेगांव केस का वर्डिक्ट आने के बाद ये कोई विषय रुकने वाला है,
ऐसी कोई बात नहीं है। इस शब्द का विषय रुक जाएगा, अभी वो दूसरे किसी कॉन्सेप्ट के, दूसरे किसी शब्द की खोज में ये लोग रहेंगे कि अभी दूसरा हमारा हथकंडा क्या होने वाला है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वर्सोवा वेलफेयर स्कूल में हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है, वर्सोवा में ये हमारा कार्यक्रम हो रहा है, इसका भी एक अलग सिग्निफिकेंस है, ऐसा मैं कहूंगा। इसका अलग सिग्निफिकेंस ये है कि हमने विधानसभा के चुनाव में 2024 में एक अलग प्रकार का वर्सोवा पैटर्न जो है वो हमने देखा है। और ये वर्सोवा पैटर्न क्या है कि जहां पर माइनॉरिटी कम्युनिटी के 35% वोट है और मेजॉरिटी कम्युनिटी के 65% वोट है, इसके बावजूद 35% पोलराइजेशन से एक व्यक्ति चुन के आता है और 65% मेजॉरिटी जिसको वोट करती है वो व्यक्ति हार जाता है। ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये एक लेबोरेटरी है, और इस लेबोरेटरी, ये वर्सोवा की लेबोरेटरी में ये एक्सपेरिमेंट, पहला एक्सपेरिमेंट इनका सफल हुआ है 2024 के विधानसभा के चुनाव। ये आपको मैं कहना चाहूंगा। और अभी इस एक्सपेरिमेंट को मुंबई की लेबोरेटरी में रेप्लिकेट करने का प्रयास ये कुछ लोग आने वाले समय में करने वाले। हमने देखा है कि दक्षिण मध्य मुंबई में अनिल देसाई कैंडिडेट की प्रचार फेरी में पाकिस्तान के झंडे लहराए गए, ये हमने देखा है। हमने देखा है कि यहां पर बगल में ही अंधेरी स्टेशन पर उबाटा के कैंडिडेट अमोल कीर्तिकर की प्रचार फेरी में इकबाल मूसा उर्फ बाबा चौहान नाम का बम ब्लास्ट का आरोपी, कन्विक्टेड, नॉट एक्यूज्ड, कन्विक्टेड, उसके लिए वोट मांगते हुए, हार फैलाते हुए घूम रहा था। ये आने वाले समय में मुंबई शहर में क्या हो सकता है इसकी एक झलक है, ऐसा मैं मानता हूं। ये इसकी एक झलक है, क्योंकि मुंबई में क्या हो सकता है इसकी झलक अगर आपको देखनी है तो आपको आपका ध्यान जो है वो यूरोप के कुछ शहरों पर लेकर जाना पड़ेगा। यूरोप के कुछ शहरों में क्या आज हो रहा है, ये अगर आपके कुछ लोग वहां पर जान पहचान के होंगे, मैं शहरों के नाम नहीं लेना चाहता हूं कि नहीं तो उनकी कौंसल जनरल मेरे पीछे पड़ जाएगी, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं, आपके पहचान के बहुत लोग वहां पर होंगे कि किस प्रकार का वातावरण, किस प्रकार का माहौल यूरोप के कुछ शहरों में हमें आज ये देखने मिल रहा है। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द सेम मेंटेलिटी दैट कांग्रेस है। कांग्रेस की वोट बैंक पॉलिटिक्स की मेंटेलिटी, ये सेम मेंटेलिटी वहां पर कुछ लोगों की थी, इसीलिए आज वहां पर किस प्रकार की सेफ्टी, सिक्योरिटी, सुरक्षितता को लेकर माहौल खड़ा हुआ है। जो कहते हैं ना कि मुंबई को हम शंघाई बनाएंगे, मुंबई को ये बनाएंगे, कभी देवेंद्र जी ने कहा हम मुंबई को शंघाई नहीं बनाएंगे, हम मुंबई को मुंबई ही रहने देंगे। मुंबई की एक अपनी अलग पहचान है। मैं उसके आगे जाकर ये कहना चाहता हूं कि हम मुंबई को उन शहरों जैसा नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। हम जागरूक नागरिक हैं और उन शहरों जैसा बनने के लिए आप गूगल करो। मैं जो कहता हूं आपके गूगल पे 1 मिनट में आपको चैट जीपीटी सारा डेटा थ्रो करेगा। किस प्रकार से कुछ अंतरराष्ट्रीय शहरों में यूरोप के वहां के चर्चेस को इस्लामिक सेंटर्स
और मद्रोस्कोर ने खरीद लिया है, इस प्रकार का डेटा आपको गूगल पर मिलेगा। यूरोप के एक बहुत बड़े शहर के महापौर का सरनेम क्या है, वो आपके वर्सोवा के सरनेम से ही मिलता जुलता है, और वो व्यक्ति वहां का 10 वर्षों का महापौर है। और इसीलिए मैं ये कहूंगा, आज का ये व्याख्यान या आज का ये कार्यक्रम, ये एक नॉक ऑन द डोर है, समय ये खतरे की घंटी है, ऐसा मैं कहूंगा। आने वाले समय में मुंबई में क्या हो सकता है, और हम सब मुंबईकरों को एक बनकर क्यों रहना चाहिए, एकजुट होकर, उसका कारण आज का व्याख्यान है, उसका कारण आज का ये कार्यक्रम है, उसका कारण आज यहां पर केपी जी आए हैं, वो उसका ये कारण है। ये मालेगांव ब्लास्ट के बारे में जानकारी बताने आए हैं आपको, उसका सच आपको बताने आए हैं, लेकिन आने वाले समय में मुंबई में क्या हो सकता है, इसके बारे में आगाह करने के लिए ये आगाह करने के लिए आए, क्योंकि जिस प्रकार से कुछ ताकतें, अभी आप देख रहे हो कि किस प्रकार से मुंबई में भी भाषा प्रांत के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश कुछ लोग अपना खत्म हुई राजनीति को फिर से एक बार जिंदा करने के लिए कर रहे हैं। असं आहे की मराठी माणसाचं हृदय हे आभाळा एवढं मोठं, आभाळा एवढं विशाल आणि समुद्रा इतकं अथांग आहे। या महाराष्ट्रामध्ये, मुंबईमध्ये, या देशाच्या कानाकोपऱ्यातून येणारा प्रत्येक नागरिक जो या महाराष्ट्रामध्ये राहतो, तो सुद्धा मराठी आहे हे मानणारा मराठी माणूस आहे। आणि भाषा या संपर्काचा माध्यम होती, हे संघर्षाच्या नाही। आणि त्यामुळे अशा प्रकारची समाजामध्ये तेढ निर्माण करून मराठीचा मुखवटा पुढे आणून कदाचित हे मुंबईचा पुढचा महापौर कोणी खान तरी होणार नाही ना, याचा घाट तर हे लोक घालत नाही, असा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण होतो। कारण ज्या प्रकारे यांचा फेक नरेटिव्ह, यांचा फॉल्स प्रोपगेंडा चालतो, आज वर्सोवामध्ये एखादा खान निवडून आलाय, कदाचित मुंबईच्या प्रत्येक वॉर्डामध्ये एखादा खान निवडून येईल, मुंबईचा प्रत्येक रस्ता हा मोहम्मद अली रोड होईल, प्रत्येक मुंबईकराच्या दरवाजावरती कुणीतरी बांगलादेशी शरीफुल इस्लाम येऊन उभा असेल, किंवा कुणीतरी खान मुंबईचा पुढचा महापौर होईल, ही परिस्थिती निर्माण होईल। आणि ती परिस्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून आज इथे जेपीजी आले, ते एक वेगळ्या प्रकारचं सत्य पुढे आणण्याचा प्रयत्न करते हैं, और जेपीजी एक अलग प्रकार का सच आपके सामने लाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और इसलिए आपके और जेपीजी के बीच में ज्यादा देर में खड़ा नहीं रहना चाहता हूं। आपने इस सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया, इसके लिए मैं जनता कल्याण केंद्र और अरुण जी का, वर्सोवा वेलफेयर स्कूल का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं, और आपने मुझे भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं, और यहीं पर रुकता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप सबके ओर से मैं जयप्रकाश जी को, प्रहलाद जी ने कहा जेपी जिनको कहा जाता है, अरे जेपी मूवमेंट से जिनका संबंध है, ऐसे जयप्रकाश जी को विनती करता हूँ वो हम सबको मार्गदर्शन करें। ये आदत है, मेरी बात करने से पहले आपको घोषणा देनी पड़ती है, इसके पहले घोषणा देना पड़ेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं कहूँगा जिंदाबाद जिंदाबाद, आप कहेंगे सत्य सनातन जिंदाबाद। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद,
धन्यवाद। मेरा सोचिए तो मेरा भाषण एक तरीके से समाप्त हो गया। सत्य सनातन जिंदाबाद, ये मेरा अमूल है। मंच पर बैठे हुए आज के मुख्य अतिथि, मुंबई के महामंत्री, विधायक और हमारे मित्र, हमेशा बात पर फोन पर बात होती रहती है, जिनके साथ जैसे माननीय अमित शाह जी, हमारे नेता मार्गदर्शक माननीय रघुनाथ कुलकर्णी जी, पुराने साथी और इस कार्यक्रम के संयोजक माननीय देव जी, हमारे कोर्ट में जिन्होंने हमें मदद करके केस चलाने में ऐसे एडवोकेट के बाटे, मंच पर बैठे वन सम्मानी और उपस्थित सभी देशभक्त और सनातन प्रेमी भाइयों को खूब नमस्कार। अमित जी मन की बात जान लेते, उन्होंने कहा केवल मालेगांव का नहीं, इसका रिपरकेशन क्या होने वाला है उसके बारे में बताने वाला हूँ। सच्चाई यही है, मेरे मन में था कि इसका परिणाम क्या आगे होने वाला है, आगे क्या हो सकता है, देश के लिए क्या क्या खतरा है, ये मेरे मन में बताने का था। अमित जी ने उसके पहले ही घोषणा कर दी कि मैं क्या बताने वाला। सचमुच में देश इस समय बड़ी कठिन परिस्थितियों से, बहुत सारे षड्यंत्रों से गुजर रहा है और ये षड्यंत्र आज नहीं, 2009 में लोकसभा का चुनाव होने वाला था और 2008 में बहुत सारे बम विस्फोट हुए और उसमें केवल मुस्लिम समाज के लोग बम विस्फोट के केसों में पकड़े जाते थे और मुस्लिम समाज कांग्रेस से पूरा का पूरा नाराज हो गया था। मुस्लिम समाज को ये लेना देना नहीं है उन्होंने बम फोड़ा है कि नहीं फोड़ा है, उनको इस बात से केवल लेना है कि उनके समाज का कोई व्यक्ति पकड़ा जा रहा है, केस में अरेस्ट हो रहा है। तो कांग्रेस को लगा बैलेंस करने के लिए हिंदुओं के ऊपर भी केस करना चाहिए और जैसा रघुनाथ जी ने कहा, जयपुर के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के नेताओं ने एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया, भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद। ये जितने भी आतंकवाद की केसें बाद में हुई उसमें हिंदुओं को अरेस्ट किया गया, उसी सभुपा के अंदर, उसी षड्यंत्र के अंदर। खाली मालेगांव ब्लास्ट नहीं, मक्का मस्जिदवाद हैदराबाद, समझौता एक्सप्रेस सोनीपत, अजमेर ब्लास्ट अजमेर, मालेगांव ब्लास्ट 2008, इन सभी केसेस में हिंदू एक्टिविस्ट, हिंदू कार्यकर्ता, साधु सन्यासियों को पकड़ा गया। तो मालेगांव ब्लास्ट काफी लंबा चला, लेकिन मक्का मस्जिद में सब कुछ छूट गए, समझौता में भी सब छूट गए, अजमेर ब्लास्ट में भी छूट गए। समझौता एक्सप्रेस में तो ट्रेन में बैठे हुए 3 पाकिस्तानी पकड़े गए थे, उनको छोड़ दिया कांग्रेस की सरकार ने और हिंदू लोगों को उसमें अरेस्ट किया और उसमें एक व्यक्ति थे जिसका नाम है स्वामी असीमानंद, आपने नाम सुना होगा। स्वामी असीमानंद वो बंगाल के रहने वाले थे, उनका सरनेम सरकार था, वो अंडमान निकोबार में आदिवासियों की सेवा करने वाले स्वामी थे, अंडमान निकोबार में आदिवासियों की सेवा करते थे, उनको समझौता एक्सप्रेस में अरेस्ट किया गया और उनका एक बयान कोर्ट में दिलाया गया जिसके आधार पर मालेगांव में 2006 में भी बम विस्फोट हुआ था, मालेगांव में 2008 में भी हुआ था। इन दोनों केसों में फिर हिंदुओं को फंसाया गया। स्वामी शिवानंद का कोर्ट में क्या बयान था, उसको पत्रकार मित्र में बैठे हुए जरा ध्यान से सुना। एक बार कोर्ट में कोई गवाह आता है ना बेटा जी, उससे शपथ दिलाई जाती है कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा। मैं आज भी आप सभी के सामने बहुत जिम्मेदारी और शपथपूर्वक कहता हूँ, मेरा कोई अपनी कहानी नहीं, कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार सब बातें आपके सामने रखने वाला हूँ, सच्चाई आपके सामने रखने वाला हूँ। उनका बयान कोर्ट में क्या था, सीमानंद का कबूली जमाने जिसको एटीएस ने और सरकार ने बताया कि उनको सुनील जोशी नाम के व्यक्ति ने तो बड़े सुनील जोशी ने स्वामी सीमानंद को बताया कि मक्का मस्जिद समझौता, अजमेर और मालेगांव 6, मालेगांव 8 जो भी दंगे हुए, बम विस्फोट हुए, ये सब हिंदू लोगों ने किया। कौन बताया? मरा हुआ व्यक्ति सुनील जोशी,
सीमानंद को कोर्ट ने मक्का मस्जिद के आसपास समझौता अजमेर में सबके कोर्ट ने जजमेंट दिया कि कबूली जमाने हो ही नहीं सकता है, ये तो रियल एविडेंस है। पुलिस दोषी जिसने कहा वो मर गया है। और कबूली जमानी कब होता है? जब मैं कहूं कि मैं अमित जी, अरुण जी और करुणा जी ने मिलकर के वो घटना किया, जो व्यक्ति कबूली जवानी देता है वो भी उसमें दोषी होता है, तब वो कबूली जवानी होता है। कानूनी प्रक्रिया है। इतना सीमानंद कहां दोषी है? वो तो बोलते मुझे पुलिस दोषी ने बताया कि गलत पता नहीं किया। 2008 का लाने के पहले 2006 के बता दूं, 2006 का इन्वेस्टिगेशन है। शुरू में हमारे गांव में अहमदिया मस्जिद है, मैं वहां हर जगह जाके आया हूँ। अमित जी जाने के लिए कोर्ट से परमिशन मांगा, कोर्ट ने परमिशन दिया। मैं घटनास्थल देखना चाहता था। वहां के एसपी को हमारे वहां के अधिकारी मिले, थोड़े 25,000 रुपया खर्चा करना पड़ेगा, 4 पुलिस वाला साथ मिल जाएगा। मैं बोला हमारे गाँव वालों को मालूम पड़ेगा कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर का वकील देखने के लिए आया है, वहाँ 50 लोग इकट्ठा होने में मारेंगे, 4 पुलिस वाले क्या करेंगे? हमारे वहाँ के कोई नगर सेवक हैं, दादा दादा उनको पूछते हैं, उन्होंने मुस्लिम कार्यकर्ता आसिफ, हमारा वार्ड अध्यक्ष है, उसको दिया। मैं बिना पुलिस की मदद के लिए हम जो हमारे वकील हम लोग गए, ऐसे ऐसे जैसे आम नागरिक के नाते घूमे, सब घूमे और जहाँ घटना हुई है वहाँ चाय पर चाय हो गया, फिर नक्शा उसका बना के मैं वापस आया। फिर अहमदिया मस्जिद जहाँ 6 की घटना हुई थी वहाँ, तो अहमदिया मस्जिद में जहाँ 2006 में घटना हुई थी, उसमें 9 मुस्लिम लोगों को अरेस्ट किया गया एटीएस ने, और 4 पाकिस्तानी को भगोड़ा घोषित किया। कहाँ बम बना, कैसे बना, कहाँ ट्रांसपेरेंसी हुई, वहां की मिट्टी सब साइंटिफिक टेस्ट किए, और बाद में ये सीबीआई को ट्रांसफर हुआ। सीबीआई ने जिन लोगों की आपस में बातचीत हुई थी उसका वाइस सैंपल भी बनाया कि हाँ इन लोगों ने किया है। आज चिदम्बरम साहब भारत के गृह मंत्री होते हुए बोले ये मुसलमान लोगों ने नहीं किया है, ये डिस्चार्ज एप्लीकेशन करेंगे तो हम कोई इसका ऑपरेशन नहीं लेंगे। इस एनआईए को ट्रांसफर कर दिया गया, और एनआईए ने सभी मुसलमान लोग अरेस्ट किए, जिसके खिलाफ एटीएस ने सबूत दिए थे, जिसके खिलाफ सीबीआई ने सबूत दिए थे, सब सबूत बेकार। चिदम्बरम साहब बोले ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे, ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया और 9 के 9 लोग डिस्चार्ज हो गए। और हमारे इन लोगों के 4 बच्चों को जो खेती मजदूरी का काम करते हैं, धन सिंह, मनोहर, लोकेश शर्मा, राजेंद्र चौधरी, ऐसे 4 बच्चों को पकड़ करके इस केस में फंसा। मैं वहां घर पर गया, मुझे आदेश घर पर जाया, इंदौर से 35 किलोमीटर दूर हाथौर है, वहां में गया। धन सिंह वहां एक खेत में काम करते थे, मानपुरा मुंबई से कोई रोटी हुआ नहीं, वो मिलने को आए, पानी पिलाने के लिए कुछ नहीं था, खेत में से ककड़ी काट के लाई, ककड़ी और नमक दिया, रोते रोते माँ बोलती है ये क्या बोलेगा बम? आज तक दिवाली में इसको फटाकड़ा भी फोड़ने को नहीं दिया, ये बम क्या फोड़ेगा? ऐसी पीड़ा है। इसलिए कभी कभी अपने कार्यकर्ताओं के साथ बोलता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है तो हमारे पूर्वजों की पुण्याई और उनका किया गया तपस्या है, ये पहला कारण है। और पहला कारण है हमारे पूर्वजों की तपस्या और बलिदान है, परिश्रम है। और दूसरा कारण कांग्रेस द्वारा किया गया उसका पाप है, उसके पाप की वजह से वो सत्ता से बाहर। हम 2008 में कैसे षड्यंत्र करके लोगों को फंसा दिया। 29 सितंबर 2008 को हमारे गांव के भिखू चौक पर बम फटा, शकीलपुर ट्रांसपोर्ट के सामने। एटीएस का स्टोरी है कि वहां पर एयर फ्रीडम मोटरसाइकिल में बम फिट करके बम फोड़ा गया, और एयर फ्रीडम मोटरसाइकिल में बोगस नंबर लगा हुआ था, जिसका नंबर था MH 15P4572। एटीएस ने उसका इन्वेस्टिगेशन किया तो वो मोटरसाइकिल MH 15 जो है नासिक की थी। पिंगले नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ 2001 में उसका रजिस्ट्रेशन है। पिंगले ने 10 लोगों को बेचा और 10 लोग कोर्ट में गवाही दी कि किसी ने अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं कराया था, और सबका कोर्ट में बयान है
भैया जी, हमने दावा पावती दिया, पोजीशन दिया, तो किसने खरीदा उसकी जिम्मेदारी हमने नाम पर ट्रांसफर करा है, हमारी जिम्मेदारी खत्म। साथी प्रज्ञा सिंह बोलती है हमारी मोटरसाइकिल हमारे पास एक एलेवन मोटरसाइकिल थी, उसकी हाइट जाती थी, मैं 2 बार गिर गई, इसलिए मैंने 2004 में उसको बेच दिया, दावा पावती थी जो काम सही करके दे दिया, इसलिए उसको मानने को तैयार नहीं। मैं 15 के 10 लोग बोलते हैं वो सही है, हम बोलते हैं तो सही नहीं है, लेकिन वो भी जाने दीजिए, कोर्ट ने 31 जुलाई को जजमेंट के समय पहला सेंटेंस सही बोला, prosecution failed to prove that motorcycle was belonging to Rule Number 1 साथी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। प्रोसिक्यूशन ने फेल हो गया साबित करने में वो मोटरसाइकिल, और मैं भी आपके सामने तथ्य देके बताऊंगा कि कैसे वो मेरी मोटरसाइकिल नहीं थी, ये केवल संजोग है। साथी प्रज्ञा सिंह का परिचय थोड़ा सा जरूरी है। वो भिंड में पैदा हुई, उनके पिताजी होम्योपैथिक डॉक्टर थे, आरएसएस के बहुत सीनियर कार्यकर्ता थे, इमरजेंसी में साइकिल को झोला लेके घर घर घूमते थे, बाद में सूरत में आकर प्रैक्टिस करने लगे, साध्वी जी भी आके सूरत में रहने लगी। मध्य प्रदेश राज्य की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पूरे राज्य की वो संगठन महामंत्री थी। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर 2007 के पहले एबीवीपी की संगठन महामंत्री थी, हमारा संगठन महामंत्री में से कोई नहीं बन जाए। 2007 में प्रयाग कुंभ में 20 जनवरी 2007 को चूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जो उन्होंने संन्यास की दीक्षा दी और उसके बाद गर्भवाच होकर के संन्यास ली। और ये सितंबर में जब घटना हुई तब वो सूरत में भी नहीं रहती थी, जबलपुर के एक आश्रम में रहती थी, उस समय नवरात्रि चल रहा था। आगे घटना हो गई तो जैसे पुलिस का तपास का एक इंतरा है, जो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के साइंटिस्ट लोग जाते हैं वहां की वस्तुएं इकट्ठा करते हैं, पता करते हैं कि कौन सा एक्सप्लोजिव यूज हुआ, कैसे यूज हुआ, और वो गाड़ी का चेसिस नंबर इंजन नंबर मिटाया गया था, तो उनको उस गाड़ी का मालिक कौन है ये पता करना पड़ेगा। गाड़ी का मालिक होगा तो गाड़ी कैसे वहां पहुंची, उसमें बम कैसे फिट किया गया, एक तपास का हिस्सा है। तो चेसिस नंबर इंजन नंबर मिटाया गया था, इसलिए वैज्ञानिक लोग उसका भी साथ रहे, कैसे उसको रिवाइव किया जा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं आएगा, संभावित आएगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन उसके पहले जाने के पहले आरडीएक्स के बारे में जानना। वैज्ञानिक महोदय ने बोला इसमें आरडीएक्स यूज हुआ है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके अपना एनालिसिस करके बताया कि आरडीएक्स यूज हुआ है, और उसे साइंटिस्ट ने बताया ये गाड़ी का जो चेसिस नंबर इंजन नंबर मिटाया गया है उसका चेसिस नंबर तो रिवाइव नहीं हुआ, इंजन नंबर संभावित प्रमुख है, नीचे अपने को कौन सा उसका साथ का ज्ञान है, लेकिन ये आरडीएक्स का पता कैसे करते हैं इसकी जानकारी के लिए मैं पूना में गया, डीआरडी के साइंटिस्ट के पास 2 दिन ट्रेनिंग लिया, बिजनेस का क्लास, और नंबर मिटाया गया कैसे स्टोर किया जाता है उसके बारे में आईआईटी पवई में एक साइंटिस्ट किया, 2 दिन जाकर के उसका ट्रेनिंग लिया, तब उसका फिक्र करता। अभी आरडीएक्स नहीं है, आप भी मानेंगे, हमें जो पूना की डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने बताया था आरडीएक्स पाउडर फॉर्म में मिलता है, पाउडर होता है ना, आरडीएक्स कभी ठोस फॉर्म में नहीं होता है, आरडीएक्स पाउडर फॉर्म में होता है। अभी उसका बम बनाना है, जैसे बहना है आटा से रोटी बनाना है, पानी डालेंगे फिर उसको बनेगा ना, तो पानी क्या हो गया, उसका बाइंडर हो गया, छोड़ने वाला घटक हो गया। तो आरडीएक्स पाउडर को किस केमिकल से किस चीज से जोड़ा जाएगा उसको बाइंडर बोलते हैं। फिर बूस्टर होता है जिससे उसको बूस्ट करके उसको विस्फोट करते हैं। तो बाइंडर क्या था और बूस्टर क्या था ये मुझे पूना के साइंटिस्ट ने बताया। तो जो साक्षीदार महोदय कोर्ट में आए उनसे मैंने पूछा आपकी रिपोर्ट तो आपने पढ़ी है, बोला आप बताओ ये आरडीएक्स है, आपको बता दिया, उसमें बाइंडर क्या था, नहीं बता सकता, बोले बूस्टर क्या था, बोले नहीं बता सकता हूँ। तो बम कैसे बना वो तो बताओ, जब बाइंडर और बूस्टर नहीं बता सकते हो तो बम कैसे बना कैसे बता
टेस्ट। तो जैसे जार है, ये जार में एसीटोन केमिकल डालते हैं, उसके बाद घटनास्थल से आया हुआ कोई जो वस्तु है उसमें डालते हैं, और डालने के बाद जो उसमें लिक्विड है, जो केमिकल है, वो ऊपर चढ़ने लगता है। तो जार में मार्किंग होती है, रेड, येलो, ग्रीन, और रेड तक आ गया तो आरडीएक्स है, उसके नीचे आ गया तो टीएनटी है, उसके नीचे आ गया टीएनटी है, ये कुछ सेकंड तक के रहते हैं। फिर जो साइंटिस्ट है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उसका फोटोग्राफ ले सबूत के लिए, ये यहाँ तक गया था, और उसकी नोटिंग करे। माननीय गवाह महोदय से पूछा, आपने फोटोग्राफ लिया? बोले नहीं। उसकी कोई नोटिंग किया? नहीं। तो आपके शब्दों के अलावा ये बताने के लिए कोई सबूत नहीं है कि आरडीएक्स है? उन्होंने बोला हाँ, कोई शब्दों के अलावा। कोर्ट ने बोला ये नहीं साबित कर पाए कि वहाँ आरडीएक्स हुआ है, तो नहीं साबित कर पाए क्या नहीं। और जहाँ तक गाड़ी का नंबर का सवाल है, नंबर का सवाल है, किसी भी नंबर में दो पार्ट होता है, एक सीरीज नंबर और एक सीरियल नंबर। सीरीज नंबर और सीरियल नंबर, गाड़ी अपनी जो चलाते हैं अमित जी लोग, उसकी जैसे मेरी गाड़ी है, मैं 01 EB 9819 EB ये सीरीज है, EB का EC होगा उसमें भी 9819 आएगा, EB होगा उसमें भी 9819 आएगा। इसलिए जो मैन्युफैक्चरर गाड़ी बनाता है वो सीरीज चेंज होती है तो सीरीज में भी वो नंबर आता है। आरटीओ के रिकॉर्ड में मेरी गाड़ी का इंजन नंबर जो साधु जी के नाम पर रजिस्टर्ड बता रहे हैं E55OK261886, E55 ओके ये सीरीज नंबर है, 261886 ये सीरियल नंबर है। E55 के बजाय E55 होगा, चाहे E55 के बजाय E45 होगा, E65 होगा, उसमें भी 261886 आएगा। तो उनको पहले प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो गाड़ी थी जिसमें बम गिर किया गया उसका नंबर E55 ओके है, वो नहीं प्रूव कर पाए। खाली 5 ओके 5 ओके तो नहीं काम चलेगा, और 261, 268, 267 तीन में से कोई भी हो सकता है, वो खुद डाउटफुल है। उसके बाद आगे बढ़ती ये जो साइंटिस्ट मॉडल है प्रोबेबल नंबर दिए वो 7 अक्टूबर 2008 को है। अब एडीएस को कंपनी को लेटर भेज के पूछना था कि संभावित नंबर आपने किस एजेंसी को भेजे। उसका लेटर उन्होंने 20 अक्टूबर को दिया, लिमिटेड कंपनी काम की थी। कंपनी ने उनको 31 अक्टूबर को उसका जवाब दिया, और 31 अक्टूबर को जवाब में लिखा ये हमने ये नंबर मैन्युफैक्चर नहीं किए हैं, ये हमारे नंबर से मिलते जुलते नंबर हैं। ये मिलते जुलते नंबर जो 261886 है सिद्धि एजेंसी सूरत को बेचा, 261686 प्रांजल मोटर बदायूं को बेचा, 267886 हमने मैन्युफैक्चर की। उसके आधार पर वो सिद्धि एजेंसी के चंपक भाई गांधी, सिद्धि ऑटो के मालिक गुणवंत भाई और खुशबू ऑटो के तीनों डीलर और सब डीलर का स्टेटमेंट दिया, वो भी जाने दीजिए। आरटीओ वगैरह और आरटीओ का अधिकारी चंपक भाई राणा की कोर्ट में गवाही हुई है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास साधु जी के नाम पर गाड़ी रजिस्टर हुई, तो एक केवाईसी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जिसके आधार पर उनके नाम पर गाड़ी रजिस्टर्ड हुई। आरटीओ और उनका अधिकारी बोलता है हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके आधार पर मैं कह सकूं कि साधु जी के नाम पर गाड़ी कैसे रजिस्टर हुई। जब वही नहीं है तो किस आधार पर रजिस्टर हुई? अभी एटीएस वाले जाने और कांग्रेस वाले जाने। दूसरी बात, जो डीलर है सिटी एजेंसी सब डीलर है, उनको साधु जी के दुकान पर खरीदने के लिए आई नहीं आई, कोई पेमेंट किया नहीं किया, कोई रसीद दिया नहीं दिया, तो दिया कैसे? बोले कोई तीसरा आया था वो खरीद के ले गया। और वरक्षा एक एरिया है सूरत में, वरक्षा कोऑपरेटिव बैंक का एक चेक उसने दिया गया है, एटीएम में उसका पता नहीं लगा वो चेक किसने दिया, पता लगाया जा सकता था वो चेक किसने दिया। तो साधु जी के नाम पर कोई पेमेंट और खरीदने का प्रूफ नहीं, साधु जी के नाम पर रजिस्ट्रेशन का कोई प्रूफ नहीं, ये उनकी ही गाड़ी है, साइंटिफिकली
आर्टिक में जो मैन्युफैक्चरर है वो बोलता है कोई प्रूफ नहीं, और इसके बावजूद भी चूंकि हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल थी, ये अच्छा साधन है इस आदमी को। 7 अक्टूबर की बात है, साइंटिस्ट ने 7 अक्टूबर को रिपोर्ट दिया, कंपनी ने 30 अक्टूबर को उसका जवाब दिया, एजेंसी और आरटीओ ने उसका नंबर 10 नवंबर 2008 को बताया, लेकिन 7 अक्टूबर से ही साध्वी को साध्वी से उस गाड़ी के बारे में गुजारिश की। साध्वी जब जबलपुर में थी, एटीएस का अधिकारी आदमी सामंत को फोन करता है कि आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, आवाज आ रही है। उन्होंने कहा नवरात्रि चल रहा है, मेरा अनुष्ठान में आ नहीं सकता हूँ। उन्होंने कहा आपको आना ही पड़ेगा। उन्होंने बोला ठीक मैं आऊंगा। तो जबलपुर से चल के 10 तारीख को दोपहर के बाद सूरत पहुंची। क्योंकि सन्यासी जी अपने घर पिताजी के घर नहीं जा सकती थी, उनके एक शिष्य थे 3 भाई पसरीचा, उनके घर गई और वहां से एटीएस ऑफिसर अरविंद सावंत को फोन किया गया कि मैं जबलपुर से आ रहा हूँ, आगे क्या इंक्वायरी। वहां से उनको लेके आते हैं, पूछताछ करते, बोलते नहीं आपका जवाब संतोषजनक नहीं है, आपको मुंबई चलना पड़ेगा। फिर 10 अक्टूबर को रात को 10 बजे करीब मुंबई लेके आते हैं। तो कहते हैं घर के पास हमने उनको छोड़ दिया, जाओ आपको जहाँ रहना रहो, ये झूठी कहानी है, वहां से आए क्या मालूम था कहाँ रहना है। एटीएस चौकी में 10 अक्टूबर से लेकर के 22 अक्टूबर तक केवल और केवल यातना और प्रताड़ना की गई, शारीरिक और मानसिक क्षय किया गया। आप लोग रिपोर्टर तो गए जो कोर्ट में जाते होंगे, गवाहों की गवाही हो जाती है, सरकारी पक्ष जब अपना केस बंद कर देता है तो आरोपी का बयान होता है, ये गवाह ने ऐसा बोला आपको क्या करना है, बी गवाह ने ऐसा बोला आपको क्या करना है, सब ये झूठे मालूम नहीं बोलते। और रात में जब पूछता है आपको और कुछ कहना है इस केस के बारे में, लिख करके 30 पेज की अपनी राम कहानी कोर्ट में लिखित किया है, वो कोर्ट का रिकॉर्ड है। किसी को मिलता होगा मेरे पास पीडीएफ 30 पेज का रिकॉर्ड है। मैंने उसमें बहुत सारे एडिटिंग करके निकाल दिया, उनका जो भी 30 पेज का लिखा हुआ है, यहाँ कोई भी पुरुष और महिला बैठी हुई है तो पढ़ेगा अपने आंसू नहीं सकता। 10 अक्टूबर से ही 2 ऑफिसर मारपीट करके जाकर दूसरा हो जाता, दूसरा सोने नहीं देने का, दीवार में बैठने का, ये सब तो चलता रहा। शारीरिक यातना तो मैं समझ सकता हूँ कि दे रहे थे, मानसिक यातना क्या, एक महिला है, एक साथी है, ब्लू प्रिंट दिखाओ उसको। अगर उसको संसार करना रहता तो सन्यासी को बनती, शादी करके घर बना दी, दिखाने का, और हर में तो डर हो गई, अधिकारी का नाम नहीं लूंगा। उन्होंने बोला ऐसे नहीं मानेगी। 4-5 पुलिस अधिकारी चारों बाजू से देखते खड़े हैं, तो बोलते हैं इसको नंगा करके मारो, और निर्भर करके चारों बाजू से पट्टे से मार करके राजभर मारते रहे। ये कौन सा इन्वेस्टिगेशन है, कौन सा इन्वेस्टिगेशन है? शादी को आप नंगा करके मारो, निर्भर करके मारो। इसी महिला को अपनी अस्मिता से जाति कुछ नहीं होती है, हम गुनाहगार के फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन हमारी इज्जत लूटने का एटीएस और कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं है, इसलिए उन्होंने भयंकर बात किया है। ऐसी ऐसी यात्राएं है। और एक पत्रकार ने मुझे पूछा तुमको ऐसा यात्रा क्या अगर आरती करते ना तो ये नौबत नहीं आती। 15 अक्टूबर को जब वो बेहोश हो गई, उनको दादर के सुचिता हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 2 दिन तक हॉस्पिटल में हालत नहीं सुधरी, तो 2 दिन के बाद बगल में वजह हॉस्पिटल है, वहां ट्रांसफर किया गया। आप मुझे बताइए, अगर उनको इस तरह की याद नहीं की जाती तो हॉस्पिटल में नौबत करने की बात आती है। और जब 20-21 तारीख को हॉस्पिटल की डिस्चार्ज हो गई तो 22 को फिर से वैसी यात्रा करेंगे, और फिर उनको लगा अभी कोर्ट में हाजिर करो। उस समय मकोका वगैरह नहीं लगा था। ये केस मालेगांव नासिक जिला में आता है, तो नासिक से चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट किया 23 तारीख को उनको हाजिर किया, और रिमांड पे 3 तारीख को अपील वगैरह करने का मौका नहीं दिया था। 3 तारीख को उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट करके अपनी यात्राओं के बारे में कोर्ट में उसमें भी लिख दिया, उसमें भी लिख दिया 3 नवंबर 2008। आगे बताता हूँ।
सर उस समय जब चार्जशीट फाइल हुई तो 12 लोगों के खिलाफ चार्जशीट 12 लोगों और उनको सरकार को मकोका लगाना था, क्योंकि मकोका लगाएंगे तब ये सड़ेंगे, नहीं तो सर्दी का मामला हो जाएगी। मकोका लगाने के लिए जो जितने भी 12 लोग हैं इसमें से किसी के भी खिलाफ कम से कम 2 चार्जशीट पेंडिंग होनी चाहिए और किसी के खिलाफ एक भी चार्जशीट नहीं थी। तो क्या किया गया, पुणे का एक लड़का राकेश धावड़े जो शिवाजी महाराज के समय की पुरातत्व हथियारों का सबसे बड़ा विशेषज्ञ है, लंदन से उसको अवार्ड मिला, उसको 2 नवंबर को अरेस्ट किए और 2 केस उसके खिलाफ बनाए। 2003 में फरवरी में बम विस्फोट हुआ था और जनवरी में 2004 में बम विस्फोट हुआ था। धावड़े को फरवरी के केस में 11 नवंबर को अरेस्ट करके 13 नवंबर को चार्जशीट फाइल कर दिए और केस का इन्वेस्टिगेशन 1 दिन में केस कर दिए और जालना के केस में तो 15 नवंबर को अरेस्ट करके 15 नवंबर को चार्जशीट फाइल कर दिया। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, एनआईए की चार्जशीट करती है और एनआईए ने चार्जशीट में कहा धावड़े को फरवरी और जालना के केस में इसलिए फंसाया गया था कि उन लोगों को खिलाफ मकोका लगाया जा सके, ये एनआईए का कहना है। धावड़े was implicated in the case of Parvani and Jalna with object to implicate them in the मकोका केस और इसलिए 9 साल के बाद तो उनको जामीन मिली। मैं तो सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट मकोका नहीं लगता है कहते कहते रुक गया, क्योंकि बोला ये मैटर अभी एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही है, इसलिए हम इस पर कोई हासिल नहीं करेंगे। एनआईए की रिपोर्ट आनी तो एनआईए की रिपोर्ट ने कहा मकोका नहीं लगता है। उसके बाद 2017 में और 2018 में चार्ज नहीं हुआ। 2017 के पहले तो फेर पढ़ के इलाज है, काटने के बाद दर्द के बाद है। एक जज के पास लिखी केस, बाकी आप कोर्ट में जाते हैं, आज तारीख है, फिर 10 दिन के बाद तारीख है, यहाँ आपको तारीख पूछना नहीं। कोर्ट में गए, एक जज के पास लिखी केस, तारीख का सवाल नहीं, आज तारीख है, कल है, परसों, रोज का रोज, संडे और मंडे छुट्टी नहीं है तो रोज का रोज। और बोरीवली से कोर्ट जाना यानी 3 घंटा जाना, 3 घंटा आना, वो सबसे बड़ी यात्रा थी और कोर्ट का केस की छुट्टी नहीं। मकोका ही जंग से लगाया गया, गाड़ी में ही जंग से फंसाया गया कि कैसे इनकी गाड़ी नहीं होती तो इनकी गाड़ी बता दी गई। आरटीओ इनको 10 नवंबर को याद दे रहा है और 7 नवंबर की इंक्वायरी कर रहे हैं। एटीएस पुलिस स्टेशन की जो स्टेशनदारी है, उनको गाड़ी का नंबर चाबी के नाम पर रजिस्टर है GJ5BR1920, ये आरटीओ उनको 10 नवंबर को बता रहा है। और अरविंद सावंत एटीएस की पुलिस चौकी में स्टेशनदारी बनाते हैं, 11 नवंबर में GJ5BR1920 के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं। इनको सपना पड़ रहा था कि कहां से इंक्वायरी कर रहे हैं, कोई अपने आप डिसाइड करता है, पहले डिसाइड हो गया क्या करना है और उसके बाद उसके आधार पर केस बनाएंगे, उसके आधार पर केस बनाएंगे। कर्नल पुरोहित जो इससे एक और बड़ा नाम है, मिलिट्री इंटेलिजेंस में काम करने वाला आदमी, जैसे अलग अलग विभाग में पिक्चर संख्या होती है, मिलिट्री का भी पिक्चर विभाग होता है। पंचमढ़ी में मिलिट्री का ट्रेनिंग कैंप है, 2 साल से कर्नल पुरोहित पंचमढ़ी में अरेबिक भाषा सीख रहे थे, क्योंकि उनको जाकर के दूसरे देश में जाकर के वहां पर पिक्चर का काम करना है। और मिलिट्री के किसी भी अधिकारी को एक स्थान से दूसरी जगह जाना है तो दिल्ली से उसका मूवमेंट आर्डर पाएगी, दिल्ली से आर्डर होता है टीका पहनने का। एटीएस ने कर्नल पुरोहित का मूवमेंट आर्डर पंचमढ़ी से दिल्ली का लिया, लेकिन दिल्ली नहीं ले जाकर के मुंबई लेके आ गए और एक जगह बंद करके हफ्तों तक उनकी पिटाई किया। पिटाई करने के बाद मैं तुमको छोड़ देता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ। रा के बड़े अधिकारी RSN सिंह है, यूट्यूब पर आप देखो, आपको बताएंगे। रा का अधिकारी RSN सिंह कहता है उनको पिटाई करने के बाद अधिकारी बोले मैं तुमको छोड़ देता हूँ। अधिकारी लोग चले गए, कर्नल किसी तरह से लड़ाते अपना सामान को इकट्ठा करने लगे तो कांस्टेबल जो वहां रखे थे चले जाए तो तुम आना। जिस रूम में अपना सामान इकट्ठा कर रहे थे गया और कर्नल का पैर पकड़ के रोने लगा, बोले सर आप जाइए, दरवाजा बंद कर दिया, बोले आप जाइए मत, आप मेरे गुरु हैं। बोले मैं तुम्हारा कैसे गुरु,
और अगर रघुवंशी साहब APS के इंचार्ज थे तो आप हम लोगों को ट्रेनिंग करने के लिए आते थे। आपने हमें ट्रेनिंग दिया इस हमारे को कर्नल को APS वाले ट्रेनिंग के लिए बुलाते थे और बोला सर अब चाहिए मत, बोले क्यों? वो सब साहब कह रही है रास्ते नहीं है, अब जैसे ही जाओगे ना आपका इनकाउंटर कर देंगे, इसलिए मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ करेंगे। ये भी बाकी लोगों ने किया। उस कांस्टेबल की सतर्कता के नाते आज कर्नल जिंदा है। इसलिए अपनी देशभक्ति दिखाई और इनको जाने से रोक दिया, नहीं तो कर्नल लग जाते इनका इनकाउंटर करते। साहब कोई भी सरकारी कर्मचारी होगा 24 घंटे की अगर जेल में रहा तो सस्पेंड हो जाता है, एक्टिव हो गया तो सर्विस चली जाती है। कर्नल की जमानत 9 साल के बाद हुई। एक दिन की भी सैलरी आर्मी ने रोका नहीं, उनके घर पर सैलरी आती रही क्योंकि आर्मी को मालूम था वो आर्मी का काम कर रहे थे। और जब जमानत हो गई तो कोर्ट में आते हैं तो कर्नल का जो प्रोटोकॉल होता है आर्मी के गाड़ी में, आर्मी के प्रोटोकॉल से कर्नल रोज कोर्ट में आते थे और आर्मी ने उनके खिलाफ आंतरिक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी किया और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में कर्नल को दोष मुक्त किया हुआ है। ऐसे उनके परदादा भी आर्मी में थे, उनके दादा भी आर्मी में थे, उनके पिताजी भी आर्मी में थे, वो गारंटी अवार्ड अधिकार है। ऐसे अधिकारी का करेक्टर और लाइफ इन कांग्रेसों ने ऐसे अधिकारी इसमें हमारे 3 आरोपी शुरू हुए, 2 नंबर और 3 नंबर श्रीनारायण सांगरा और श्याम साहू 7 के समूह डिस्चार्ज हो गए। मेजर रमेश उपाध्याय मिलिट्री के रिटायर्ड मेजर, चाहे भाजपा के आर्मी सेल की कोई महाराष्ट्र की पता नहीं था, उनको भी आरोपी। हाँ सर, ये पूरा केस अभिनव भारत संस्था के खिलाफ कराया गया कि अभिनव भारत ने सब काम कराया। मोहन कुलकर्णी जो नया आई है उन्होंने क्लास में कबूल किया, साथ ही अभिनव भारत की मेंबर नहीं है। और अभिनव भारत किसने बनाया? जो कोई मराठी जानते होंगे, थोड़ा मराठी का इतिहास जानते होंगे, निनाद वेलेकर पुणे के रहने वाले बहुत बड़े साहित्यिक थे। निनाद वेलेकर अभिनव भारत के इतिहासकार, बहुत बड़े इतिहासकार थे निनाद वेलेकर। महाराष्ट्र में उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। वो अभिनव भारत के अध्यक्ष थे। आपका सिर्फ निनाद घूम करवाएंगे, निनाद घूम करवाएंगे। उनकी जो भी सहयोगी है उन्होंने किसी स्थापित किया है नौजवानों को देशभक्ति की शिक्षा दिया जाए, नौजवानों को मिलिट्री में जाने का ट्रेनिंग दिया जाए। अभिनव भारत रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है? वो ट्रस्ट ही कोर्ट में उसने सब कुछ लिखा है। लेकिन अभिनव भारत, समीर कुलकर्णी अभिनव भारत, रमेश उपाध्याय अभिनव भारत, कर्नल पुरोहित अभिनव भारत, स्वामी जी अभिनव भारत, ये सब लोग अभिनव भारत के पदाधिकारी हैं। साध्वी जी को तो हाथ मिलाया। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, साध्वी को इतनी आत्मा क्यों मिली? कोई गाड़ी भी लिए नहीं, मार मार के क्या बोलते थे। तुम संघ के बड़े प्रचारक हैं, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में लिखा हुआ है जेपी मिश्रा केवल गलत कहानी नहीं है। बोलते तो तुम इंद्रेश कुमार जी का नाम लो, योगी आदित्यनाथ जी का नाम लो, नरेंद्र मोदी का नाम लो, मोहन भागवत जी का नाम लो और ये बोलो उन्होंने मुझे पैसा भी दिया और तुम बोलने के लिए उकसाया, इसलिए हमने ये काम किया। और मेरे दोस्तों एक बात मैं भूल गया, माफ करना, मुझे माफ करना। स्वामी और देशानंद गिरी आज देश के बहुत बड़े संत हैं, प्रयागराज के वो इंचार्ज थे, वो उनके गुरु हैं। नरेंद्र मोदी 2008 में गुजरात की सीट, मुझे बोलने में शर्म आ रही है। एटीएस वाले हराम खोर बोलते थे, स्वामी जी के साथ कितनी बार सोया, नरेंद्र मोदी के साथ कितनी बार सोया, इस तरह की बातें करते थे हराम खोर, इस तरह की बातें करते थे। किसके लिए? ये कौन सा लोग कोर्ट की इंक्वायरी कर रहे थे? केवल मानसिक राजनीति। साथी ने कहा जो महिला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन महामंत्री के नाते मोटरसाइकिल पर झांसी की रानी जैसी चलती थी, उसको मार मार कर रंग बना दिया। 4 कदम पैदल नहीं चल सकती है। शरीर का कोई अंग नहीं है जो इसे मार पीट से बच रहा हो। उन्होंने कहा तुम मुझे जान से भी मार डालोगे, मैं देशभक्त नागरिक हूँ, किसी
ने मुंह खोलने को नहीं कहा, मुझे किसी ने नहीं उकसाया और मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, तो मेरी जान भी जरूरत नहीं होगी। उनका मेन उद्देश्य यही था कि संघ के अधिकारियों का नाम ले रहे, संघ के अधिकारियों का नाम ले रहे, जिससे इसमें से और उसमें मानो साथी नाम ले रही थी, किसी ने कहा नहीं, अगर बोलती इसमें चारों में से किसी का नाम लेती और उनको अरेस्ट किया जाता, फिर तो भगवान आतंकवाद का जो ठप्पा है वो पक्का हो जाता। तो उसका स्टेटमेंट था, साध्वी प्रज्ञा सिंह अक्यूज है, आरोपी है, इस सब आरोपी का बयान है कि मुझे नरेंद्र मोदी चाहे, योगी आदित्यनाथ चाहे, आरोपी के बयान के आधार पर उनको बंद किया जाता और भगवान आतंकवाद का जो शगुफा है, जो षड्यंत्र है, उसको मजबूत किया जाता। और जैसे माननीय रघुनाथ जी ने कहा, मैं भले ही आरोपी नंबर 1 साध्वी प्रज्ञा सिंह का वकील था, भले मेरा क्लास होता था, मैं सबको कवर करता था, मुझे मालूम था कि अगर 6 में 7 में से 6 भी बरी हो गए, एक को भी सजा होगी, तभी भी भगवान आतंकवाद का कानून कायम रहेगा। इसलिए मेरा उद्देश्य सबके लिए लड़ना, सबको छुड़ाने की कोशिश किया और आप सभी के आशीर्वाद से इस यज्ञ में अपनी आहुति क्योंकि ये रोज चलता था, इसलिए मुझे रोज जाना पड़ता था। मेरे दूसरे केस में कोई चिंता नहीं, लेकिन केस का रिजल्ट होने के बाद आज मैं सबसे सुखी और खुशी मानूं हूँ, खुशी और संतुष्ट मानूं हूँ कि मैं अपने सनातन, मैं अपने देश, मैं अपने हिंदू धर्म के लिए अपनी आहुति दे सका, इसका मुझे समाधान है। घंटों में नहीं, दिनों की बात है, मूल बात है, आपको मैंने बताया। लेकिन एक बात, जैसे अमित जी ने जिस बात को छुआ, आने वाले संकट के बारे में मैं बताना अपनी जिम्मेदारी से। जो रात के रिटायर्ड अधिकारी RSS सिंह है, उन्होंने, मैं उनका देख रहा था, भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा, आपको लगता होगा कि बॉर्डर के पास एक पाकिस्तान है, RSS सिंह बोलते नहीं, एक पाकिस्तान बॉर्डर के उस पार है और एक पाकिस्तान भारत के इस पार है। 1946 में जब वोटिंग हुआ कि कौन कौन से लोग पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, कौन कौन से लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं, तो मेजॉरिटी ने पाकिस्तान बनना चाहिए, हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं, इसके लिए वोटिंग किया। लेकिन गए क्या सभी लोग? नहीं गए। जिन लोगों ने वोटिंग किया था पाकिस्तान के, वो यही रह गए, जो यही रह गए वो यहाँ के पाकिस्तान वाले हैं, जो चले गए वहाँ के पाकिस्तान वाले हैं। और देश में जो षड्यंत्र बाबा साहब अम्बेडकर की किताब पर ये पाकिस्तान या भारत का विभाजन, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि मुसलमान कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता है, वो हमेशा इस देश में षड्यंत्र करता रहेगा इस देश को अस्थिर करने के लिए। और इसके लिए ये जो लोग यहाँ रह गए हैं, उनको घर पानी देने का काम हमारे आप में से कुछ जयचंद भी करते हैं। हिंदू हैं लेकिन अंदर के पाकिस्तान वालों की मदद करते हैं। मोदी 2014 में आए, उनको लगता है मोदी अभी जल्दी जाएगा नहीं, तो उसको हटाना कैसे? उनको तो मछली की तरफ तड़प रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर बनने की तो लालसा हमारे बाप दादा की बहुत ही गलती है। मोदी कैसे आगे बढ़ गया भैया? हमारे दादा पर दादा पिताजी रहे, ये कैसे बढ़ गया है? आप जरा ध्यान दीजिए। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार को कैसे हटाया गया? वोट की चोरी हुई, वहां को हटा के जेल में डाल दिया। बांग्लादेश में शेख हसीना को कैसे हटाया गया? एक आंदोलन खड़ा किया गया, वोट की चोरी से प्रधानमंत्री बनी है, आंदोलन खड़ा करके शेख हसीना को हटा दिया। शेख हसीना को जेल में उनके अंदर भारत भाग के लिया। ईवीएम का नाटक तो बंद हो गया। पहले ईवीएम खराब थी, अभी ईवीएम अच्छी है, उसके बारे में कोई भी पक्ष नहीं बोलता है। लेकिन वोट की चोरी, वोट की चोरी, वोट की चोरी, ये जो नैरेटिव किया जा रहा है,
इसके लिए पूरी विपक्षी आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं। तो देश क्या है? राष्ट्रभक्त देशभक्त नरेंद्र मोदी की सत्ता को हटाना, गिराना, ये उनका उद्देश्य है। अब सभी चाहोगे क्या कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहे? अगर नहीं चाहते हो तो जागरूक होना पड़ेगा, हर एक पड़ोसी को जगाना पड़ेगा, हर एक पड़ोसी को बताना पड़ेगा ये कांग्रेसियों का षड्यंत्र है देश को निस्तानाबूद करने का, इस देश को दूसरा पाकिस्तान बनाने का, और इस देश में आतंकवादियों की घटना बढ़ा करके नरेंद्र मोदी जैसे आदमी को सत्ता से वंचित करने का षड्यंत्र है। इसीलिए जो भी देशभक्त नागरिक है, जो भी सनातनी नागरिक है, जो भी देश को प्रेम करते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि माउथ कंपेन, जान, चाय, पानी, कपड़े का मिलो, इस षड्यंत्र के बारे में सोचो। आपको पब्लिक मीटिंग देने की जरूरत नहीं, आप ओपिनियन मेकर हो, आप ओपिनियन बना सकते हो और इस षड्यंत्र से देश को बचा सकते हो। अभी ये केस सबसे लास्ट केस था, मक्का मस्जिद, सोनीपत, समझौता, अजमेर सब खत्म हो गए। ये केस लंबा चला और जब खत्म हो गया तब ये 7 अगस्त को हमारे संघ के माननीय सर अरुण कुमार जी, हमारी पूरी टीम और जब हम लोग तो लॉजिस्टिक सपोर्ट करते थे तो सभी लोगों को संघ कार्यालय में स्नेह भेंट बैठक किया, चाय पानी किए और उन्होंने हम सभी लोगों का पीठ थपथपाया। इससे बड़ा पुरस्कार कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। माननीय आयोजक, हमारे सभी साथी, माननीय अमित जी, रघुनाथ जी और आप सभी लोगों को खूब खूब धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लगता है इतना इमोशनल और इतना फैक्ट जेपी जी ने जो आपको बताया, मुझे लगता है सुनने के बाद कोई समारोह की आवश्यकता नहीं, राष्ट्रगीत होगा और कार्यक्रम समाप्त होगा। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम। बोले हमको छोड़ के जाओ घर से, आइडेंटिटी कार्ड लेके आओ, तुम्हारा वो सिर्फ वोटर चाहिए है। मोहनपुर का जो मेन ऑफिसर है आपने कुछ 16 लोगों का अपन सिंगल वोट एक्सपेरिमेंट किया, उसमें किसका आई प्रूफ दिया था? किसी का नहीं। तो इसकी आई प्रूफ की जरूरत कहाँ से पड़ी? अगर किसी की जरूरत नहीं थी किसको तो ले जाते। उसके बारे में उसकी वाइफ की थ्रू इंदौर ब्रांच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एड्रेस कॉर्पोरेशन कर दिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इंदौर ब्रांच ने सीबीआई इंक्वायरी किया। सीबीआई ने राजन गोले और रमेश गोले नाम के अधिकारी के ऊपर चार्जशीट फाइल किया। उन्होंने डिस्चार्ज कमीशन किया। हम सरकारी कर्मचारी हैं, हमारे खिलाफ केस कराने के लिए सरकार का सेंक्शन लगता है, परमिशन लगता है। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है, महाराष्ट्र में मेरी सरकार है, परमिशन क्यों नहीं मिलता है? और कोर्ट ने डिस्चार्ज नहीं लिखा है। जब ये कोई सरकार परमिशन दे देगी केस चलेगा। 2006 में मनोहर नाम का हमारा कार्यकर्ता जैसे बोले कहीं और उसकी जेल में बनता वो बड़ा स्वाभिमानी है, जेल से कुछ होगा मार के उसको थोड़ा हाथ करके कोर्ट में हाजिर किया। कोर्ट सेशन जज के सामने उसको डाल दिया। फिर सेशन जज ने बोला इसको तो मजिस्ट्रेट के जेल में दादर कोर्ट में हाजिर करो। दादर कोर्ट ने बयान दिया, उसका केस का
हमारे लोग मारे जाए और मर जाए उसके बारे में कुछ नहीं होता है। हमारे गांव 2008 में खाली 6 लोग मरे और 7 लोग 10 साल हो गए, 17 साल, और उनका जान नहीं है। दिलीप पाटीदार को मारा, रामजी कल संग्रह संदीप गांधी को मारा, रामजी कल संग्रह संदीप गांधी को पूछा रखते हमने। मुझे इस बात का गुस्सा है, सैंक्शन के नाते राजन घोड़े और रमेश घोड़े का केस करेंगे। तो कितना प्रेजेंटेशन दिया गया इस कॉन्फ्रेंस में, उसकी आइडेंटिटी दिया गया। हाँ, एक बात है, हमारे गाँव शहर में 4 बेचारे एकदम गरीब बच्चे खड़े हुए हैं, उनके घर में मध्य प्रदेश के लोगों के द्वारा हर महीने 10,000 रुपये अपने लोगों के खिलाफ अत्याचार होता है ना, उसको खड़ा नहीं होता है की बात नहीं है। और आप किसी भी दूसरे समुदाय को देखो, किसी के अरे कोर्ट में आधा दंड से खत्म होता है। यहाँ किसी को पेमेंट की भी अपेक्षा नहीं है। पानी वाला चाहिए सर, अब कोई सवाल आपके परीक्षा कोई सवाल पूछा ही नहीं, कोई सवाल अभी किसी का सवाल है? मैं एक पूछना चाहता था, ये जो पुलिस ऑफिसर है अगर फैब्रिकेट करके किसी को झूठा आरोपी बना देता तो उसके ऊपर एफआईआर क्यों हो सकती है? नहीं, लेकिन अगर वो वही तो बोल रहा है इसके बारे में जो कानून है प्रावधान पर ये बात सुनिए, इसमें झूठा है हम बोल रहे हैं। अगर कोई सच्चा भी अधिकारी अगर सही केस करेगा तो उसके ऊपर भी दूसरा वाला केस करेगा। नहीं वो धक्का खाता रहेगा। इसके लिए जब लोग यहाँ जज तक के ऊपर आरोप लगा देते हैं, इस केस में कोर्ट में सरकार को इंक्वायरी करने के लिए आदेश दिया हुआ है और इंक्वायरी में गुनाहगार पाएंगे तो केस होगा। सरकार ने सैंक्शन देने की आवश्यकता है बेसिकली। तो फिर पुलिस को कभी कोई रोक ही नहीं सकता। पुलिस तो मनमानी केस करेगी, ऐसे फंसाते रहेगी, जिंदगी में कभी उसका कोई उपाय नहीं है। हाँ, तो ये रुकेगा कैसे आखिर में? आगे आगे तो पीछे पीछे आगे आगे करके 302 को 102 करनी है। चलिए अपना आतंकवाद के बारे में ऐसा भी कुछ परिवर्तन भी हुआ है। सरकार के लिए सबसे पहले जो लोग सरकार के खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ उसके विरोध करना पहला चेक करना। इस सरकार ने लोगों की शारीरिक सुरक्षा का चेक करेंगे। इस तरह के सब परिवर्तन वीडियो सर्कुलेट कर सकते हैं। ओमकार बड़े ने उनसे सवाल पूछने का जवाब दिया है, आप उसको देखो। एक्चुअली क्या होता है ना, लेकिन जो हमारे नागरिक है, जैसे कि बीपीडी नागरिक है, सरकार का आदमी है, वो आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहा है और उससे क्वेश्चन नहीं कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? आप जो प्राइवेट वकील रखे हैं ना, उसके थ्रू एप्लीकेशन करेंगे। दूसरा पर्याय है, आपको लगता है सरकारी वकील आपका केस बराबर नहीं करा रहा है तो होम डिपार्टमेंट में आप एप्लीकेशन करके आप अपना स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करा सकते हो, तो बाजी हो जाएगी। केवल आपका केस चलाने के लिए वो, जैसे मान लो आपका केस है, मुझे हम स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेंगे तो सरकारी वकील सभी केस चलाने के लिए है, लेकिन मेरा अपॉइंटमेंट केवल आपका केस चलाने के लिए होगा। फिर आप अपने मर्जी का वकील करो, वो भी कोई प्रॉब्लम है। ये होम डिपार्टमेंट है, होम डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन करेंगे, लेकिन सरकारी वकील को सरकार खर्चा देती है, आप अपना वकील कर लेकिन इसका खर्चा आपको देना पड़ेगा। अच्छा जैसे केस जो चल रहा है हम लोग 4 दिन पर कम से कम 14 साल हो जाएगा, 14 साल से ज़्यादा ही हो जाएगा, तो वो तो कितना 15 साल में खत्म हो जाता है। ऐसा क्या कोई नियम नहीं है इंडिया में केस के सबसे ज़्यादा तकलीफ क्या होता है सर कि जो आदमी हमको बोलता है कि दादा भाई को आप बताओ कि ये संख्या करवा रहा है और वो आदमी हमारे सामने पूरा एक्ट करके खड़ा है, इन लोगों को सजा मिलना चाहिए। केस चलेगा, कोर्ट सजा देगा ना, सरकार नहीं सजा सकती, कोर्ट देगा और कोर्ट तब देगा जब कोर्ट में गुनाह साबित होगा। अभी 18 लोग हम लोग थे, आप मुझे बताइए सजा कौन देगा? नहीं देगा। और न्यायालय में जब केस चलेगा
कभी भी तो एक बार जानिए, चार्जशीट कितनी भी लंबी चौड़ी हो, कितने भी सबूत हो, वो बाद में जब केस चलता है तो रद्दी का टोपी हो जाता है। सही है। आपका कुछ कोर्ट में बयान है, वो रद्दी का टोपी। आप कोर्ट में शपथ के ऊपर जो बयान दोगे और क्रॉस एग्जामिनेशन में जिस बात पर स्टिक करोगे, उसके आधार पर फैसला होता है कि कोई गुनाहगार है कि नहीं गुनाहगार। चार्जशीट के आधार पर, तो चार्जशीट में भी बहुत चार्जशीट केस है। इस केस में खाली चार्जशीट के आधार पर सजा हुआ तो सबकी सजा होनी चाहिए, लेकिन चार्जशीट के आधार पर नहीं होता ना। और 14 साल हो गए तो आप लोग आरोपी हो, आपके वकील साहब है ना, हाँ, वो अर्जी करते क्या? वही गुप्ता जी है ना। कौन गुप्ता जी? वो, विजय गुप्ता जो वहाँ पर जो बोरीवली में जो दिए थे, आप ही दिए थे ना। दादा भाई वाला केस की बात कर रहा हूँ। तो तुम्हारा नवरात्रि का? जी हाँ, मैं किसी वकील को नहीं दिया था। मैं वो गुप्ता जी ही संभाल रहे हैं पूरा। कौन गुप्ता जी? मैं किसी वकील को नहीं दिया था। अच्छा, मैं किसी जो मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और सेशन होते हैं, एक जज को 2 वर्ष के कार्यकाल के अंदर इतनी केसों को मतलब इसके लिए मतलब केस फैसला सुनाना चाहिए। टाइमिंग हो गया, ऐसा कोई प्रावधान है? बहुत पहले हाँ, सुप्रीम कोर्ट में एक राजदेव शर्मा केस वर्सेस बिहार स्टेट राजदेव शर्मा वर्सेस स्टेट बिहार में जजमेंट दिया था कि चार्जशीट फाइल हो गई तो इतने दिन में चार्ज फाइल होना चाहिए, 4 जनवरी होती है, इतने दिन में जजमेंट होना चाहिए और नहीं तो उसको छोड़ दिया जाएगा। तो 1-2 साल तक ऐसे चला। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन में बेंच में कहा कि अगर इस ढंग से चलेगा तो किसी को न्याय नहीं मिलेगा। इतने केसेस पेंडिंग हैं कि उसको पालन नहीं किया जा सकता है। तो राजदेव शर्मा वही के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने राजदेव शर्मा टीम में बदल दिया। पूरे वर्ल्ड में मेरे ख्याल से जितना साल इंडिया में लगता है और एक बार कोई साल कोई कहीं भी नहीं कोर्ट में आओ, सबसे डिस्ट्रिक्ट में जाओ तो बोर्ड के ऊपर 25-50 केस रहते हैं। 250 से 300 केस एक बोर्ड पर रहता है। 100%। 250 से आप मुझे बताओ, हर केस को पुकारे हैं और 2-2 मिनट लगे तो पूरा दिन तो हर केस पुकारने में चला। इसलिए 10 साल बैठने के पहले जो इंटरप्रेटर होता है, जितने भी नाट और मैटर है उसको फटाफट तारीख दे दो। और चलाने के लिए पहली बात है, जो कस्टडी में जिसके बेल नहीं हुआ है उसको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। जो जिसको अरेस्ट है उसको बेल देने की प्रायोरिटी दो। ट्रायल चलाने के लिए इसको भी हमको समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ जुडिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कम हो गया है। पहले बड़ी कोर्ट में खाली 2 कोर्ट थे, 26-20 कोर्ट, इतने बड़े बड़े हाथ के सब लोग अंदर बैठते थे। अब उसमें पार्टीशन डाल के 2 कोर्ट कर दिया। जो जेसी का रूम था, अपना रजिस्ट्रार का रूम था, उसमें 1 कोर्ट कर दिया। मालिक का रूम था, उसमें 1 कोर्ट कर दिया। मालिक का जो रहने का घर था, साहब सब आदमी लोगों को बाहर खड़ा रहना पड़ता है। जब केस पुकारेगा तभी वो आरोपी अंदर जा सकता है। सभी वकील लोगों को बैठने की जगह नहीं, ऐसी हालत है। अब न्याय के पीछे कहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक नहीं बनेगा, सुविधा नहीं बनेगी, मजिस्ट्रेट को केस चलाने के लिए समय तो चाहिए। 300 बोल रहे हैं, कहाँ से केस चलेगा? खाली बोलने से थोड़ी गाली हम ही आप न्यायाधीश रहे तो कैसे न्याय दे पाएंगे?